Hello everyone, welcome to UPSC IQ Tab. Now in this particular video series, what we are doing is that we are discussing some potential topics that might come in UPSC 2024 prelims examination. आज का जो हमारा टॉपिक है that is regarding a bird called as अमूर फाल्कन. नाउ फाल्कन अगर आपने सुना होगा तो फाल्कन एक बर्ड की स्पीसीज होती है, जैसे ईगल हो गया, बाज हो गया, राइट. ये सब जो बर्ड्स होते हैं इनको फाल्कन बर्ड्स बोला जाता है. सो अमूर फाल्कन एक स्पेसिफिक बर्ड है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. नाउ माइंड यू, यूपीएससी ऐसे बर्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है जिसके बॉडी के अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती है या फिर जो उनके फंक्शंस होते हैं उसमें कुछ यूनिकनेस होती है. सो अमूर फाल्कन एक काफ़ी यूनिक बर्ड है एंड दैट इज वाई ये पर्टिकुलर बर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहले चीज़ तो ये एक छोटा सा रैप्टर होता है फाल्कन फैमिली का. सो फाल्कन फैमिली आई होप आप समझ गए. फाल्कन फैमिली एक बर्ड की फैमिली है, एक स्पीसीज है जिसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स हैं. ना उसी पर्टिकुलर स्पीसीज का एक छोटा सा बर्ड है, मतलब कंपैरेटिवली साइज में छोटा होता है और इसे एक रैप्टर बोलते हैं. रैप्टर का मतलब क्या होता है? देखिए, रैप्टर का सीधा सा मतलब है एक मांसाहारी, मतलब मांसाहारी बर्ड. सिंपल वर्ड्स में एक ऐसा बर्ड जो कि इंसेक्ट्स को खाता है, छोटे छोटे जानवरों को खाता है, उसे रैप्टर कहा जाता है. ठीक है. सो आई होप आप समझ गए. पहली चीज़ तो अमूर फाल्कन एक स्मॉल रैप्टर है जो कि फाल्कन फैमिली का एक बर्ड है. नाउ यूनिकनेस क्या है इसके बारे में? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यूपीएससी पूछ सकता है कि ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर है, मतलब सबसे लंबे डिस्टेंस तक ये पर्टिकुलर बर्ड माइग्रेट करता है, सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है माइग्रेट करते समय. इसकी जो जर्नी होती है वो ऑलमोस्ट 22,000 किलोमीटर्स की होती है, मतलब ऑलमोस्ट 22,000 किलोमीटर ये ट्रैवल करता है विंटर्स के आने पे. मतलब जब भी ठंडी आती है तो ये अपने होम को छोड़ करके लगभग 22,000 किलोमीटर को ट्रैवल करता है और तब जाकर वो किसी अपने माइग्रेशन के प्लेस तक पहुंचता है. पहले चीज़ तो आप समझो कि अमूर रैप्टर्स है वो पाए कहाँ जाते हैं. ठीक है. सबसे पहली चीज़ तो जो अमूर फाल्कन्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं साइबेरिया में और चाइना के नॉर्दर्न पार्ट में. साइबेरिया कहाँ पर है? तो रशिया का जो नीचे वाला पार्ट है उसे साइबेरिया बोलते हैं सिंपल शब्दों में, और चाइना का जो ऊपर वाला पार्ट है वो और साइबेरिया, इन दोनों ही एरियाज में अमूर फाल्कन्स जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं. ठीक है. अब जब भी यहाँ पर ठंड आती है, जैसा आप जानते हैं साइबेरिया बेसिकली एक ठंडी जगह ही है. जब हम कोल्डन कंडीशंस में जाते हैं, कोल्डर कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, तो पोल्स के साइड में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बर्ड्स जो कि जिनका साइज कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा होता है, ये लोग उस पर्टिकुलर जगह को छोड़ करके माइग्रेट करते हैं उस जगह से एक दूसरी जगह पर आने के लिए. सो साइबेरिया और चाइना में ये नॉर्मली ब्रीड करते हैं और वहाँ पर पाए जाते हैं, और उसके बाद ये उस पर्टिकुलर प्लेस को छोड़ करके लगभग 22,000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं अफ्रीका पहुँचने के लिए. ठीक है. सो आई होप एशिया से निकल करके अफ्रीका जाते हैं, तो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर ये पहुँचने की कोशिश करते हैं. अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट है और जो सदर्न कोस्ट है, इन दोनों ही जगह पर अमूर फाल्कन की जो प्रेजेंस है वो देखी गई है. सो आई होप आप समझ के साइबेरिया और नॉर्दर्न चाइना इन दोनों जगहों से हट करके ये अफ्रीका जाते हैं. बस आपको इतना ध्यान रखना है, अफ्रीका जाते समय ये इंडिया होकर जाते हैं, मतलब इंडिया भी इनके रूट के अंदर आता है. नाउ इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है. नाउ अमूर फाल्कन को पहले समझते हैं. अमूर फाल्कन का नाम अमूर फाल्कन क्यों है? देखो, अमूर जो है ना, अमूर एक रिवर का नाम है जो बेसिकली रशिया और चाइना के बीच का एक बॉर्डर क्रिएट करता है, और इसी रिवर के पास में अमूर फाल्कन की सबसे बड़ी स्पीसीज पाई जाती है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन पाई जाती है. एंड दैट इज वाई इसी अमूर रिवर के ऊपर इस पर्टिकुलर बर्ड का नाम अमूर फाल्कन डाला गया है. ठीक है. आई होप आप समझ गए. अमूर रिवर जो कि बॉर्डर क्रिएट करता है रशिया और चाइना के बीच में, और इसी पर्टिकुलर रिवर के ऊपर अमूर फाल्कन का नाम आया है. नाउ जब ये इंडिया से गुजर रहे होते हैं तो ये लगभग 1 महीने के लिए ये नागालैंड में रुकते हैं, और नागालैंड में एक पर्टिकुलर लेक है जिसका नाम है दुआंग लेक. दुआंग लेक के आसपास में ये लगभग 1 महीने तक रुकते हैं, यहाँ पर ब्रीड करते हैं, यहाँ पर खाना खाते हैं, एक स्टॉप ओवर की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं. मतलब जब आप एक लंबे जर्नी पे निकलते हैं तो आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आप बीच बीच में रुकते जाते हैं, आप खाना पीना खाते हुए जाते हैं, आप रेस्ट करते हुए जाते हैं, राइट. उसे स्टॉप ओवर कहा जाता है. सो बेसिकली साइबेरिया से निकल करके और अफ्रीका तक पहुंचने के बीच में इंडिया जो है ये इन बर्ड्स का एक स्टॉप ओवर है. और इंडिया में भी जो नागालैंड है और नागालैंड के अंदर भी दुआंग लेक जो है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर बर्ड्स जो हैं वो रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, और 1 महीने के बाद वो अपनी अफ्रीका की जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं. ठीक है. सो आई होप आप समझ गए. दुआंग लेक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दुआंग लेक कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए. ये नागालैंड के अंदर प्रेजेंट है, और ये एक स्टॉप ओवर है अमूर फाल्कन्स का. ठीक है.
जैसा मैंने आपको बताया, नागालैंड में लगभग 1 महीने के लिए रुकते हैं, और जब वो नागालैंड में रुके होते हैं उस समय वो बहुत सारे वहाँ पर इंसेक्ट्स को खाते हैं, और इंसेक्ट्स को खाने के कारण देखा गया है कि नागालैंड के अंदर जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है वो हमेशा कंट्रोल में रहती है। देखो एक चीज़ समझो, जब भी विंटर का ऑनसेट होता है, यानी कि नवंबर और दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन मंथ्स में बेसिकली इंसेक्ट्स की जो पॉपुलेशन स्पीसीज है, ठीक है, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन वो लगातार बढ़नी स्टार्ट हो जाती है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। समझिए, देखिए जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो बेसिकली एक रेन हैवी स्टेट्स हैं, मतलब यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर काफ़ी सारा पानी जमा हो जाता है। ज़्यादा पानी जमा होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा इंसेक्ट्स पैदा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है रेस्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है, स्पेशली विंटर्स के टाइम में। नाउ जब ये अमूर फाल्कन्स विंटर के स्टार्टिंग के मंथ्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं और जब वो नागालैंड में दुआंग लेक के आसपास में रुकते हैं तो ये देखा गया है कि वो वहाँ के इंसेक्ट्स को खाते हैं, और इंसेक्ट्स को खाने के कारण वहाँ के इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, एंड उसके थ्रू वो वहाँ के इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई। नाउ बिकॉज ऑफ दिस थिंग नागालैंड ने बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स भी लगाए हुए हैं अमूर फाल्कन को कंजर्व करने के लिए, एंड इन्हीं सारे एफर्ट्स के कारण यहाँ पर नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। बिकॉज माना जाता है कि हर साल 1 लाख से ज़्यादा अमूर फाल्कन्स जो है नागालैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज़ वाई फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो नागालैंड को बोला जाता है। नाउ इसके पहले कुछ साल पहले तक ऐसा देखा जाता था कि नागालैंड के साथ साथ में मणिपुर के स्टेट में भी ये पर्टिकुलर बर्ड्स जाती थी। नाउ मणिपुर में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे जिनके कारण इन पर्टिकुलर बर्ड्स को मार दिया जाता था, उनकी बॉडीज को सेल किया जाता था, राइट, इस तरीके से उनको पकड़ लिया जाता था। इन सब चीज़ों के कारण जो मणिपुर की गवर्नमेंट थी उन्होंने अमूर फाल्कन के हंटिंग, किलिंग या फिर सेल के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि अमूर फाल्कन जो है वो बैंड है, उसकी हंटिंग, किलिंग, उसका सेल, ये सब बैंड है मणिपुर के अंदर। नागालैंड के अंदर अभी तक ऐसा कोई भी लॉ नहीं आया है। सो जस्ट रिमेंबर कि अभी तक जो ये बैनिंग है सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के अंदर है। आईयूसीएन जो स्टेटस है इसका वो लीस्ट कंसर्न है बिकॉज इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मणिपुर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है अमूर फाल्कन फेस्टिवल। तो आपको ध्यान रखना है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल नागालैंड के अंदर नहीं, रादर मणिपुर के अंदर मनाया जाता है, बिकॉज पहले जो इनकी पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर पॉपुलेशन मणिपुर में आया करती थी। लगातार हंटिंग और किलिंग के कारण इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे नागालैंड की तरफ शिफ्ट हो गई है। बट जो बैनिंग है वो मणिपुर के अंदर है, और जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो भी मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पर अमूर फाल्कन के बारे में प्रॉपर्ली समझ आ गया। ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछता रहता है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में या फिर एक पर्टिकुलर बर्ड के बारे में कुछ मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है। उम्मीद करता हूं आपको आज के वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा जो कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको इन पर्टिकुलर वीडियोस का फायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।